तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ साइंस के, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको नोट करके याद करके जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को चलते हैं क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों ये है, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। या तो क्वेश्चन आपसे देगा कि श्वसन तथा दहन में कोई 3 अंतर बताइए, ठीक है। तो चलिए, उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा क्या कि श्वसन और दहन में अंतर, ठीक। तो आप देखिए कैसे लिखना है आप लोग को। एक और आपको लिख देना है श्वसन और एक और लिख देना है दहन, ठीक है। तो श्वसन में पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। पहला पॉइंट आपको श्वसन में लिख देना है। और पहला पॉइंट दहन में लिखना है आप लोगों को, यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है। यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, श्वसन में यह क्रिया सामान्य 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दहन में दूसरा का पॉइंट आपको लिखना है, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपको श्वसन में लिखना है, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। और दहन में तीसरा पॉइंट लिखना है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्या बताया जाए, श्वसन और दहन में अंतर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन पहले आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन में दूसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन में दूसरा दोस्तों ये है, परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बात करने वाला हूँ। परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। तो आपको उत्तर में एक और परागण लिख लेना है, एक और निषेचन लिख लेना है, ठीक है। और परागण में दोस्तों आपको पहली पॉइंट क्या लिखना है, चलिए देखिए। तो पहली पॉइंट आपको लिखना है परागण में कि इस क्रिया में परागण समान जाति के पुष्पों के वर्गीकाग्र पर पहुँचे हैं, ठीक है। और पहला पॉइंट आपको निषेचन में लिखना है कि निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसी प्रकार आपको परागण में दूसरा पॉइंट लिखना है, परागण के लिए वायु माध्यम जैसे वायु, जल, कीट, जंतु आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार निषेचन में दूसरा का पॉइंट लिखना आपको, इसके लिए माध्यम अर्थात वाय साधन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आपको निषेचन में लिख देना है। अब चलिए तीसरा का पॉइंट लिखना है आपको परागण में। तीसरा पॉइंट परागण में लिखना है कि परागण एक वाय क्रिया है, ठीक है। परागण एक वाय क्रिया है। इसी प्रकार आपको निषेचन में तीसरा पॉइंट लिखना है, यह एक आंतरिक क्रिया है। फिर आपको परागण में चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चौथा पॉइंट निषेचन में लिखना है आपको कि पादपों में निषेचन हेतु पहले परागण क्रिया होना आवश्यकता होता है, ठीक है। पादपों में निषेचन हेतु पहले परागण क्रिया होना आवश्यक होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन में पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। तब क्वेश्चन में तीसरा, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यानपूर्वक आप लोग नोट कीजिएगा। रुधिर तथा लसिका में दो अंतर बताइए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुधिर तथा लसिका में दो अंतर बताइए। तो आपको एक रुधिर लिख देना है, एक और लसिका लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखते हैं, रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसलिए रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। और पहला पॉइंट आपको लसिका में लिखना है, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए लसिका का रंग श्वेत होता है, ठीक है। इसी प्रकार रुधिर में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, लसिका में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। और तीसरा पॉइंट रुधिर में लिखना है, WBC की संख्या कम होती है और लसिका में WBC की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ये आप अंतर लिख सकते हैं रुधिर और लसिका में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो एक और धमनी है और एक और शिरा है। तो धमनी में आपको क्या लिखना है कि यह हृदय से रुधिर की अंगों की ओर ले जाती है। धमनी में लिखना है आप लोगों को, यह हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाती है। और उस शिरा में आपको पहला पॉइंट लिखना है, यह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है धमनी में कि धमनियाँ में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ठीक है, और वही दूसरा पॉइंट शिरा में लिखना है कि शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। उसमें शुद्ध रुधिर और इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है धमनी में, धमनिया में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। और तीसरा पॉइंट आपको शिरा में लिखना है कि शिराओं में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आपको लिखना है धमनिया में कि धमनियों में भित्ति मोटी व लचीली होती है, वह इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट आपको शिरा में लिखना है कि शिराओं में भित्ति पतली और कम लचीली होती है और इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग प्लीज़ इस सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए और याद करके जाइएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह कह रहा है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक और आपको पुमंग लिख देना है और एक और आपको जायंग लिख देना है। ठीक है, और पुमंग में आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, तो पुमंग में आपको पहला पॉइंट लिखना है कि यह नर जनन अंग हैं। यह नर जनन अंग हैं, वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह नर जनन अंग हैं, वो इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। वही पहला पॉइंट आपको जायंग में लिखना है कि यह मादा जनन अंग हैं, वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। ठीक है, जायंग में पहला पॉइंट लिख देना है आप लोगों को। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आपको लिखना है पुमंग में कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक का परागण बनते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्म का परागण बनते हैं। और वही दूसरा पॉइंट आपको जायंग में लिख देना है कि अंडक का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में मादा युग्म का अंड बनता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडक का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। यह बीजांड में मादा युग्मों का अंड बनता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 था, पुमंग और जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब तक मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सिर्फ अंतर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी कीमत पे इन क्वेश्चनों को आपको देखकर ही एग्जाम हॉल में बैठना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों के लिए बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकर नेक्स्ट वीडियो में।